बिहार की सियासत में आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन एक पहलू जिसने आप देखें तो पिछले कुछ सालों में सबका ध्यान खींचा है, वो है एएमआईएम, मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बढ़ता दखल। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास बिहार की राजनीति पर केंद्रित कुछ विश्लेषण है, कुछ ज़मीनी रिपोर्ट्स भी हैं और लेख हैं जो इस पूरी तस्वीर को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा मकसद साफ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एएमआईएम ने सीमांचल के इलाके में वो जो चौंकाने वाली जीत थी वो कैसे हासिल की। हाँ। क्यों, जैसा कि कुछ जानकारी सामने आई है, उन्हें महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि कोशिशें हुई थी। अच्छा। और सबसे ज़रूरी, बिहार की राजनीति, खासकर वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं के लिए इस सब का मतलब क्या है। चलिए इन तमाम पहलुओं को एक एक करके खंगालते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पार्टी के उतार चढ़ाव का मामला नहीं है। जैसा कि उपलब्ध जानकारी इशारा करती है, ये बिहार के जो स्थापित राजनीतिक समीकरण है ना, उनमें एक संभावित बदलाव का संकेत है। और साथ ही ये अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की बदलती राजनीतिक उम्मीदों और उनकी आवाज को आप कह सकते हैं बुलंद करने की चाहत को भी दर्शाता है। तो कहानी शुरू होती है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से। वो चुनाव जब एआईएमआईएम ने सियासी पंडितों के मतलब सारे अनुमानों को धता बताते हुए सीमांचल क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें जीत लीं। हाँ, 5 सीटें। ये कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर एक ऐसी पार्टी के लिए जिसे राष्ट्रीय या राज्य स्तर की कई बड़ी पार्टियां शायद तब तक महज एक क्षेत्रीय ताकत मानकर नजरअंदाज कर रही थीं। हाँ, और ये सिर्फ 5 सीटों का गणित नहीं था। विश्लेषण बताते हैं कि ये जीत उस इलाके के मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से के, अब कह सकते हैं, बदलते मिजाज का सबूत थी। अच्छा। शायद वो पारंपरिक सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियों के अलावा भी एक मजबूत राजनीतिक विकल्प वो तलाश रहे थे। यहाँ ये याद रखना अहम है कि सीमांचल, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले आते हैं, ये बिहार का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये इलाका दशकों से विकास के कई पैमानों जैसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, बाढ़ जैसी आपदाओं से स्थायी बचाव, इन सब मामलों में पिछड़ेपन की गंभीर चुनौतियों से जूझता रहा है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया और उपलब्ध रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि एआईएमआईएम ने अपनी राजनीति का केंद्र इन्हीं बुनियादी जमीनी मुद्दों को बनाया। सही। ये सिर्फ जज्बाती नारेबाजी नहीं थी, बल्कि इलाके की कड़वी सच्चाइयां जैसे बाढ़ की तबाही, पलायन की मजबूरी, अस्पतालों की बदहाली, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, इन सब पर उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई। दिलचस्प बात यह है, जैसा कि जानकारी सामने आई है, कि पार्टी के साथ सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं जुड़े, दलितों और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के कुछ तबकों को भी लगा कि भाई ये पार्टी उनकी बात कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? शायद इसलिए कि मतदाताओं के उस हिस्से को लगा कि ये पार्टी सिर्फ चुनावी मौसम में वोट मांगने नहीं आई है, बल्कि उनके असल मुद्दों को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह मतलब पुरजोर तरीके से उठाने का दम रखती है। हाँ। विश्लेषण ये भी इशारा करते हैं कि पारंपरिक पार्टियों से एक तरह का मोह भंग भी इसकी एक वजह हो सकती है। अच्छा। लोगों को शायद लगा कि जिन पार्टियों को वो दशकों से वोट देते आए, उन्होंने उनकी उम्मीदों को शायद पूरा नहीं किया। एआईएमआईएम ने उस खाली जगह को भरने की कोशिश की। और इसमें स्थानीय नेतृत्व की भूमिका भी वो काफी अहम रही, जैसे अख्तरुल इमान का नाम बार बार सामने आता है। हाँ बिल्कुल, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, जमीनी पकड़ और लोगों से सीधा संवाद, इसे भी एमआईएम की उस कामयाबी का एक बड़ा कारण माना जाता है। तो ये महज एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ये सीमांचल की सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में एक नई हलचल पैदा करने वाली घटना थी। सही कहा। ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या मतदाता अब सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि मुद्दों और नेतृत्व के आधार पर ज्यादा वोट कर रहे हैं। निश्चित रूप से। जब कोई पार्टी स्थानीय समस्याओं, पिछड़ेपन, बाढ़ से होने वाले नुकसान, शिक्षा और स्वास्थ्य की बहाली जैसे ठोस सवालों को अपनी राजनीति का महवर बनाती है, मतलब केंद्र बनाती है, तो वो उन मतदाताओं से सीधे जुड़ पाती है जो इन मुश्किलों को रोज झेलते हैं। जानकारी के मुताबिक एएमआईएम ने इसी रणनीति पर काफी फोकस किया। उन्होंने उन आवाजों को एक मंच देने की कोशिश की जिन्हें लगता था कि मुख्य धारा की राजनीति में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। ये महज धार्मिक पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और विकास के सवालों को जोड़ने का एक प्रयास था, ऐसा कई विश्लेषणों में कहा गया है। ठीक है, तो 2020 में पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी,
लेकिन इसके बाद का घटनाक्रम और भी ज्यादा ध्यान खींचता है, खासकर गठबंधन की राजनीति के लिहाज से। सबसे बड़ा सवाल, जिसका जिक्र कई रिपोर्ट्स और विश्लेषणों में है, वो ये कि इतनी अहम जीत के बावजूद एआईएमआईएम को बिहार में महागठबंधन यानी आरजेडी और उसके सहयोगियों के मोर्चे, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के तौर पर भी देखा जा रहा है, उसमें जगह क्यों नहीं मिली। सही। हालिया जानकारी तो ये भी कहती है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। ये वाकई एक अहम मोड़ है और बिहार की जो जटिल गठबंधन राजनीति है ना, उसकी परतों को खोलता है। जानकारी के अनुसार ओवैसी का प्रस्ताव बहुत बड़ा या महत्वाकांक्षी नहीं था। अच्छा, कितना? कथित तौर पर उन्होंने बिहार में सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। सिर्फ 6? हाँ, सिर्फ 6। इसके पीछे उनका तर्क ये बताया गया कि अगर एएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो सेक्युलर माने जाने वाले वोट बटेंगे नहीं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। इसे वोटों के बिखराव को रोकने की एक स्ट्रैटेजिक पेशकश के तौर पर पेश किया गया था। सिर्फ 6 सीटें? ये संख्या तो काफी कम लगती है, खासकर 5 सीटें जीतने के बाद। तो फिर इस प्रस्ताव का हुआ क्या? यहीं पे पेच है। रिपोर्ट्स और एआईएमआई से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, वो ये कि महागठबंधन, खासकर आरजेडी की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई, बल्कि इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। एआईएमआई नेताओं का कहना है कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर और जनहित में ये पहल की थी, लेकिन उनकी पेशकश को ठुकरा दिया गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। यहीं पर अलग अलग विश्लेषण सामने आते हैं। हाँ। एक तर्क ये दिया जाता है कि शायद आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां एआईएमआईएम के बढ़ते जनाधार, खासकर मुस्लिम वोटों पर उसकी मजबूत होती पकड़ को अपने लिए खतरा मानती हैं। अच्छा। उन्हें डर हो सकता है कि एआईएमआईएम के साथ आने से उनका अपना परंपरागत वोट बैंक खिसक सकता है या फिर मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। एक और दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि क्या पारंपरिक सेक्युलर पार्टियां एक तरह से ये चाहती हैं कि मुस्लिम मतदाता उन्हीं पर निर्भर रहें और अपना कोई स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व या विकल्प विकसित न कर पाएं? ये भी एक सोचने वाली बात है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एएमआईएम पर अक्सर वोट कटवा होने का आरोप लगता है, यानी ऐसी पार्टी जो सेक्युलर वोटों को बांटकर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करती है। बिल्कुल, ये वोट कटवा का टैग एआईएमआईएम के साथ अक्सर जोड़ा जाता है, लेकिन एआईएमआईएम के नेता और समर्थक इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं। उनका क्या कहना है? उनका जवाब होता है 2020 का जनादेश। वो कहते हैं कि जब सीमांचल की जनता ने खुद उन्हें 5 सीटों पर जिताकर भेजा है, तो उन्हें वोट कटवा कहना सीधे तौर पर जनता के फैसले का अपमान है। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने और जनता के बीच जाने का हक है, और अगर जनता उन्हें चुनती है तो इसे वोट काटना नहीं बल्कि जनादेश माना जाना चाहिए। हाँ, हमारा काम यहाँ तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों को संतुलित तरीके से पेश करना है। हम यहाँ दोनों पक्षों के तर्कों को सामने रख रहे हैं, जैसा कि विभिन्न स्रोतों में प्रस्तुत किया गया है, बिना किसी का पक्ष लिए। बिल्कुल, ये वोट कटवा वाली बहस बहुत पेचीदा है। सवाल ये भी है कि क्या किसी पार्टी को सिर्फ इसलिए गठबंधन से बाहर रखा जाना चाहिए कि वो किसी खास समुदाय के वोटों को प्रभावित कर सकती है, या गठबंधन का आधार विचारधारा, साझा न्यूनतम कार्यक्रम और सीटों का व्यवहारिक तालमेल होना चाहिए? ये बहस का मुद्दा है। देखिए, गठबंधन बनाना या न बनाना, इसके पीछे बहुत सारे रणनीतिक और राजनीतिक गुणाभाग होते हैं। हर पार्टी अपने तात्कालिक और दूरगामी नफा नुकसान का बारीकी से आकलन करती है। सही। एआईएमआईएम का पक्ष यह है कि उन्होंने वोटों का बिखराव रोकने के लिए एक व्यावहारिक पेशकश की, जिसे ठुकरा दिया गया। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं के अपने कारण हो सकते हैं। जैसे? शायद उन्हें लगा हो कि एआईएमआईएम के जुड़ने से उनके कोर वोट बैंक में कोई नकारात्मक संदेश जा सकता है, या फिर सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाना मुश्किल होगा, या शायद उन्हें एआईएमआईएम की विचारधारा से ही परहेज हो। ये बिहार के बहुस्तरीय और अक्सर अप्रत्याशित गठबंधन राजनीति का एक उदाहरण है, जहां फैसले कई परतों में लिए जाते हैं। तो जब महागठबंधन का दरवाजा बंद हो गया तो एआईएमआईएम का अगला कदम क्या है? क्या वो खामोश बैठ गए? जानकारी तो कुछ और ही कहती है। नहीं, खामोश तो नहीं लगते। ऐसा लग रहा है कि पार्टी अब बिहार में अकेले अपने दम पर अपनी सियासी जमीन को और फैलाने और मजबूत करने की तैयारी में है। खबरें ये हैं कि एआईएमआईएम अब अकेले ही राज्य की 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हाँ, 20 से ज्यादा। जाहिर है उनका मुख्य फोकस सीमांचल की अपनी जीती हुई और आसपास की सीटों पर रहेगा। उनका खास जोर सीमांचल की जनता पर बना हुआ है।
पार्टी नेताओं का मानना है कि वहां के मतदाता अब काफी राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुके हैं और अपने वोट की ताकत और कीमत को अच्छी तरह पहचानते हैं। वो अब सिर्फ किसी के पीछे चलने वाले वोटर नहीं, बल्कि अपने हक और मुद्दों के लिए मोलभाव करने वाले नागरिक बन रहे हैं। AMIM इसी सोच को बुनाने की कोशिश कर सकती है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े कैनवस पर रख के देखें, तो इसका मतलब क्या है? ये बिहार की राजनीति, खासकर अल्पसंख्यक राजनीति के लिए क्या मायने रखता है? विश्लेषण इस ओर इशारा करते हैं कि ये एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। मुस्लिम समुदाय, जो पारंपरिक रूप से RJD, कांग्रेस या JDU जैसी पार्टियों का वोट बैंक माना जाता रहा है, अब शायद उस भूमिका से बाहर निकलना चाहता है। अच्छा। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि समुदाय के भीतर एक आकांक्षा पनप रही है कि वो सिर्फ वोट देने वाले न रहें, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बने, नेतृत्व करें। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी एक स्वतंत्र और मुखर आवाज होनी चाहिए, जो उनके मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट या सियासी मजबूरी के उठाए। AIMIM का उभार, कम से कम बिहार के संदर्भ में, इसी बदलती हुई आकांक्षा और एक हद तक पारंपरिक सेक्युलर दलों से मोहभंग का प्रतीक माना जा सकता है, जैसा कि कई जानकार मानते हैं। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बदलाव है। दशकों से बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के लिए विकल्प सीमित थे, खासकर BJP के विरोध में। RJD और कांग्रेस मुख्य पसंद हुआ करते थे। JDU ने भी समय समय पर उनका समर्थन हासिल किया। लेकिन AMIM का आना इस पूरे समीकरण को चुनौती दे रहा है। वो सीधे तौर पर मुस्लिम पहचान, अधिकार और उनके साथ हुए कथित अन्याय की बात करती है। ये रणनीति कुछ मतदाताओं को तो बहुत आकर्षित करती है, लेकिन कुछ अन्य इसे ध्रुवीकरण बढ़ाने वाली राजनीति के तौर पर भी देखते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि AMIM बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों, खासकर उन पार्टियों के लिए जो अल्पसंख्यक वोटों पर काफी हद तक निर्भर रही हैं, एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। सही। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में ये चुनौती किस हद तक कामयाब होती है और बिहार का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। ये न सिर्फ RJD और कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है, बल्कि BJP भी इस बदलते समीकरण पर नजर रखे हुए होगी कि इसका उसे फायदा होता है या नुकसान। निश्चित रूप से यह बिहार की राजनीति में एक नया और अनिश्चित अध्याय जोड़ रहा है। यह न केवल मौजूदा पार्टियों के लिए आत्ममंथन का समय है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी यह बहस तेज हो गई है कि उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी या कौन सा नेतृत्व बेहतर तरीके से कर सकता है, और क्या पहचान की राजनीति विकास के मुद्दों पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ सीटों का अंक गणित नहीं है, बल्कि यह पहचान, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी और विकास के जटिल सवालों से जुड़ी एक गहरी और बहुआयामी बहस है। तो आज हमने बिहार की राजनीति में AMIM के उभार की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे 2020 के चुनाव में पार्टी ने सीमांचल में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, कैसे गठबंधन बनाने की कोशिशों और उससे जुड़े विवादों ने सुर्खियां बटोरी, जैसा कि उपलब्ध जानकारी बताती है। हाँ, जो जानकारी सामने आई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बिहार की राजनीति और खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक आकांक्षाओं पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं, हमने इन सभी पहलुओं पर विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर चर्चा की। हाँ, हमने इस बात पर गौर किया कि कैसे एक पार्टी ने सीमांचल जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले इलाके में अपनी पैठ बनाई, कैसे गठबंधन बनाने और न बनाने के पीछे की राजनीतिक मजबूरियों, रणनीतियों और शायद आपसी विश्वास पर भी सवाल उठा, और कैसे ये पूरा प्रकरण बिहार में और शायद देश के अन्य हिस्सों में भी अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक भूमिका, उनकी बदलती अपेक्षाओं और नेतृत्व की तलाश के बारे में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। सही कहा। यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की राजनीति को समझने के लिए भी एक दिलचस्प केस स्टडी है। और जैसा कि हमारा दस्तूर है, जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। बिहार की राजनीति में इस बढ़ते चुनावी घमासान, पहचान की राजनीति के उभार और गठबंधनों के नफा नुकसान के जटिल गणित के बीच सीमांचल जैसे क्षेत्रों के जो असल बुनियादी विकास के मुद्दे हैं, बाढ़ से स्थायी निजात, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पलायन रोकने के उपाय और इलाके के पिछड़ेपन को दूर करना, हाँ, जो असल मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे कहीं और ज्यादा हाशिए पर तो नहीं धकेले जा रहे हैं? इस सारी सियासी खींचतान में इन जरूरी सवालों की आवाज कहीं दब तो नहीं रही है? इस पर सोचना लाजमी है।